तो चलो आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 पर एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के लॉस का यूज़ आज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। आप हर स्टेप में उन लॉस को देखोगे आते हुए। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप उस पहले टेबल को अच्छे से स्टडी कर लो, उस टेबल के सारे लॉस को बाय हार्ट कर लो। उनमें से कुछ ऐसे लॉस भी हैं जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो उन लॉस को एटलीस्ट बाय हार्ट कर लोगे तो आगे के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, जो भी आपको रिलेशन दिया होगा, उसका नेगेशन लिखना है। नेगेशन आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप पहले बहुत बार ऐसे नेगेशंस कर चुके हो, बट ये वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ये वाले क्वेश्चन में आपको लॉस का यूज़ करना है, यही उसकी खासियत है, यही उसका नयापन है। तो चलो देखते हैं कि कैसे ये नए क्वेश्चंस को, नए लॉस का यूज़ करके नेगेशंस को निकाला जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और चेक करने की कोशिश करो कि कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, और उस लॉजिकल कनेक्टिव से जुड़े हुए उस फॉर्मूले को चेक करने की कोशिश करो जो पेज नंबर 19 के टेबल में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मुझे सिंगल इम्प्लाई पी, मतलब सिंगल इम्प्लाई वाला दिखाई दे रहा है, सिंगल इम्प्लीकेशन वाला वो एरो दिखाई दे रहा है, वो तीर दिखाई दे रहा है। तो मैं अब ऐसे ही फॉर्मूले को ढूंढूंगा जो मुझे यूज़ करने होगा। तो मैंने कुछ फॉर्मूले पहले से ही लिख रखे हैं ताकि हम फ्रीक्वेंटली बार बार फॉर्मूलेस को यूज़ कर सके अपने क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला नंबर 2, जिसे हम कंडीशनल लॉ भी कहते हैं, उस फॉर्मूले के तहत आपको सिंगल और डबल एरो दिखाई दे रहा होगा। तो बस ये सिंगल एरो का यूज़ मुझे करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो अच्छे से ये क्वेश्चंस के स्टेप को ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे नेगेशन निकालना है तो मैं सबसे पहले एक नेगेशन डाल दूंगा और पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। मुझे नेगेशन कहा था इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दी और नेगेशन का साइन बाहर रख दी। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल इम्प्लाई है, यानी कि फॉर्मूला नंबर 2 यानी कि कंडीशनल लॉ का यूज़ करना है, तो मैं लिख दूंगा नेगेशन। नेगेशन वैसे ही होगा, मुझे उसे कुछ करनी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो पहला टर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूले में पहले टर्म को नेगेशन लगा हुआ है और दूसरे टर्म एज इट इज़ हमने लिखी है, बीच में और लिखा है। तो वैसे ही पहले वाले टर्म में मुझे नेगेशन लगाना पड़ेगा। बट मज़े की बात तो ये है कि पहले से ही नेगेशन लगा हुआ, तो ठीक है, हम उस नेगेशन को हाथ नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर देखो और दिया है तो हम भी और लिख देंगे। सेकंड अल्फ़ाबेट यानी क्यू हमें कुछ नहीं करनी, वैसे यहाँ पर सेकंड अल्फ़ाबेट है तो पी है, मुझे उसे भी कुछ नहीं करनी। अब जो फॉर्मूले का यूज़ किया है, जो लॉ का यूज़ किया है, वो यहाँ पर लिख दो। हमने कंडीशनल लॉ का यूज़ किया है तो लिख देते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो दो नेगेशन के साइन एक साथ आ रहे हैं। इसे डायरेक्टली हम कट नहीं कर सकते हैं, बट इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला है इन्वॉल्यूशन लॉ। अब इस इन्वॉल्यूशन लॉ में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P बन जाता है, P नेगेशन ऑफ नेगेशन Q बन जाता है। Q घुमा फिरा के कहने का मतलब सिर्फ ये है माइनस, अगर मैं नेगेशन को माइनस पकड़ कर चलूँ तो माइनस ऑफ माइनस होता है प्लस, बस वही हिसाब से नेगेशन नेगेशन हो जाएगा, वो कट होकर सिंगल सिर्फ अल्फ़ाबेट या स्टेटमेंट मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मैं अगले स्टेप में इन्वॉल्यूशन लॉ का यूज़ करूँगा, जिसके तहत मेरा ये नेगेशन का साइन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इसे आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो, लॉ का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा Q और
पी। लॉ कौन सा यूज़ किया? इन्वॉल्यूशन, लिख देने का इन्वॉल्यूशन। इसके बाद अब हम क्या करें, तो ऐसे फॉर्मूले के लिए हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंप्लीट ब्रैकेट को नेगेशन लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स के बीच में, दो स्टेटमेंट्स के बीच में और है। तो हम अपने फॉर्मूले वाले पार्ट पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो मैच कर रहा है। तो फॉर्मूले नंबर 1 में देखो ध्यान से, उस फॉर्मूले नंबर 1 में दो फॉर्मूला है, एक में ब्रैकेट के अंदर एंड है और एक में ब्रैकेट के अंदर और है। हमारे केस में हमें और की ज़रूरत है, ब्रैकेट में और की ज़रूरत है, इसीलिए हम नीचे वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला बड़ा आसान है, आप नेगेशन को अंदर ले जाते हो, पी को नेगेशन जाएगा और ये जो आपके बीच में वो लॉजिकल कनेक्टिव है ना, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में और क्यू को नेगेशन चला जाएगा। ये तो हम पहले भी यूज़ करते थे, हमें अभी भी उसे ही यूज़ करनी होगी। तो हम इसे लिख देंगे नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। लिख देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो हमने कैसे इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक ले आए। यही आपका फाइनल आंसर भी है। ये क्वेश्चन या फिर ये सेट के क्वेश्चंस कुछ ज्योमेट्री के उन क्वेश्चंस की तरह दिखाई दे रहे हैं जिसमें हर स्टेप में आपको रीज़न लिखना पड़ता है। जैसे आप ज्योमेट्री में वो रीज़न लिख लिख कर परेशान हो गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी परेशान होना पड़ेगा हमें थोड़ा, क्योंकि रीज़न के बगैर स्टेप्स आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको। मतलब कि अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा और सब जो स्टेप्स दिखाना चाहते हो वो स्टेप्स भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ कर ले लो, वरना इस वीडियो को आगे पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा सब। सेकंड वाले क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं, ये वाले स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन को जाते हैं। जो स्टेप्स आपने फॉलो किए थे, जो फॉर्मूलेस का यूज़ किया था, बस उसी फॉर्मूले का यूज़ करके दोबारा आगे बढ़ते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर इसमें ध्यान देंगे हम लोगों को, क्योंकि नेगेशन करना है तो मुझे कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को नेगेशन दे दूंगा और कंप्लीट क्वेश्चन स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूंगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर नेगेशन का साइन, दो टर्म्स के बीच में एंड का साइन, इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो मैं उसे कैसे लिखूँगा? नेगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और फिर नेगेशन, और पहले से एक नेगेशन है इसलिए नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये हो गया मेरा डी मॉर्गन्स लॉ। अगले स्टेप में फिर से वही बात, दो नेगेशन साथ में आ रहा है इसीलिए इन्वॉल्यूशन लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं उन दोनों नेगेशन वाले पार्ट को सीधा रीड ऑफ कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा और इधर लिख दूंगा इन्वॉल्यूशन लॉ। यही आपका फाइनल आंसर भी है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगला, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है P और नेगेशन Q। फिर से हम इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे और बाहर नेगेशन का साइन दे देंगे। फिर ब्रैकेट के बाहर नेगेशन का आना, दो टर्म्स के बीच में और का आना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ इशारा हो रहा है।
अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से तो सिर्फ एंड था और यहाँ पर और है, तो सारे स्टेप्स वैसे ही होंगे। तो चलो देखते हैं। लिख दूंगा डी मॉर्गन्स लॉ। अगले स्टेप में वापस दो नेगेशन साथ में आया तो इन्वोल्यूशन लॉ। यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलो अब आगे के क्वेश्चन को हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट। तो चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को जाते हैं। फिर से वही बात, टेबल में जो दिए हुए फॉर्मूलेज हैं हम लोग उस टेबल के फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे और आगे के क्वेश्चन को करेंगे। अब क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं P, Q, R, और इन तीनों अल्फ़ाबेट्स में बीच में एंड है कहीं पर तो कहीं पर और है। अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है अब धीरे धीरे, देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल है क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि पूरे क्वेश्चन को ब्रैकेट दे दूँगा और उसके बाहर नेगेशन लगा दूँगा, फिर सोचूंगा कि करना क्या है। तो चलो, तो सबसे पहले स्टेप में मैं नेगेशन लगा देता हूँ। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, एक ब्रैकेट के बाहर नेगेशन, तो डी मॉर्गन्स लॉ का ही मुझे याद आ रहा है वापस। और अगर मैं थोड़े देर के लिए मान लो, थोड़े देर के लिए ये पूरे ब्रैकेट को एक अल्फ़ाबेट मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं P, ठीक है। तो ये अगर P है तो ये है एंड R, और इस ब्रैकेट के बाहर है नेगेशन। थोड़े देर के लिए मैं कंप्लीट ब्रैकेट को P मान के चलता हूँ। तो ये फॉर्मूला जहाँ पर ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है और ब्रैकेट के अंदर एंड है, तो यहाँ पर देखो ना, ऐसा डी मॉर्गन्स का पहला ही लॉ है। और इस लॉ के तहत मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ R। अब बस इसे ही हमें सॉल्व करना है, ऐसे ही कुछ सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करना है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो नेगेशन है वो आपके ब्रैकेट को जाएगा, फिर यही नेगेशन एंड को और बना देगा और यही नेगेशन R को भी जाएगा, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। इधर तक की सारी बातें तो ठीक दिखाई दे रही है। अब दोबारा से डी मॉर्गन्स लॉ कैसे, फिर से वही बात, ब्रैकेट के बाहर नेगेशन, ये नेगेशन को अंदर लेना होगा, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करना होगा। ब्रैकेट में और है इसीलिए डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो ये नेगेशन हम लोग धीरे धीरे अंदर लेंगे, पहले P को देंगे, फिर और को देकर एंड बना देंगे, फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन Q हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं ब्रैकेट में ना डालकर ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ फिर से रीज़न आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। यानी कि अभी तक के हमने जो 2 स्टेप्स किए हैं वो दोनों स्टेप में डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है। पहले वाले स्टेप में हम इस कंप्लीट पार्ट को एक अल्फ़ाबेट मानकर डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किए, और दूसरे स्टेप में तो ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा था कि ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है और अंदर और है, इसीलिए डी मॉर्गन्स उसके अनुसार। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आपने कर रखे हैं, है ना। तो चलो अब देखते हैं कि क्या करना है। एक्चुअली स्टेप से ना आगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे समझ में आते जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 नेगेशन दिखाई दे रहा है, तो फिर से इन्वोल्यूशन लॉ, नेगेशन नेगेशन कट। तो इसे लिख देंगे नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन ऑफ R, रीज़न लिख देंगे इन्वोल्यूशन लॉ।
अब आप चाहो तो इसे ऐसे ही आंसर रख दो, और आप चाहो तो एसोसिएटिव लॉ के तहत आप इसे ब्रैकेट में डाल सकते हो। फिलहाल के तौर पर मैं इसे आंसर समझ के चलता हूँ। चलो अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप अगर ध्यान से देखें तो सिंगल इम्प्लाई आ रहा है। एक्चुअली ये सिंगल इम्प्लाई एक बहुत बड़ा हिंट है, बहुत बड़ा हिंट है कंडीशनल लॉ का यूज़ करने के लिए। कंडीशनल लॉ में आपने देखा है सिंगल इम्प्लाई और डबल इम्प्लाई के ऊपर से ही तो फॉर्मूला है, और क्योंकि यहाँ पर सिंगल इम्प्लाई आ रहा है तो घुमा फिरा के कंडीशनल लॉ भी आ रहा है। अब बोलने वाली बात, सोचने वाली बात ये है कि इस ब्रैकेट का क्या करें। तो इस ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए हम लोग एक अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, तो फॉर्मूला लगाना भी आसान हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि P सिंगल इम्प्लाई Q के लिए फॉर्मूला क्या है। तो P सिंगल इम्प्लाई Q के लिए फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ P और Q। बस अब मैं थोड़ी देर के लिए इस ब्रैकेट को Q मानकर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा कि मैं इसे नेगेशन लगा दूंगा और पूरा क्वेश्चन वापस से कॉपी कर लूँगा। ये करना मज़ा आता है ना। चलो, ये तो था मेरा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं, जहाँ पर मुझे कंडीशनल लॉ यूज़ करना है। तो मैं P सिंगल इम्प्लाई Q को लिख दूंगा नेगेशन ऑफ P और Q की तरह। तो नेगेशन ऑफ P और Q मतलब है कंप्लीट ब्रैकेट, तो मैं लिख दूंगा कंप्लीट ब्रैकेट को एज इट इज़। ठीक है, इससे मेरा स्टेप भी आगे बढ़ गया और मेरी लॉजिकल कनेक्टिव भी चेंज हो गई। यहाँ लिख दूंगा कंडीशनल लॉ। अब देखो, मैं पहले सिंगल इम्प्लाई के साथ में था, अब मैं और के साथ आ गया। अब मुझे फिर से इसके आगे के स्टेप को सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। तो अगर मैं ध्यान से फिर से दिमाग लगाऊं तो इधर समझ में आता है कि एक कंप्लीट ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है और अंदर दो अलग अलग टर्म है जिनके बीच में और है। इसका मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। कहीं ना कहीं डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ ही हमारे काम फिर से आएगा। आप देख सकते हो, थोड़ी देर के लिए अगर मान लो मैं नेगेशन ऑफ P को केवल P मान लूँ, सिर्फ P मान लूँ, और ये कंप्लीट पार्ट को थोड़ी देर के लिए Q मान लूँ, तो समझना आसान हो जाएगा। देखो ना, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कितना सिंपल है। तो बस इसी फॉर्मूले का दोबारा यूज़ करेंगे, यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड फॉर्मूला वापस हमारे काम में आएगा। एक्चुअली देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप जो फॉर्मूला देखते हो वैसा फॉर्मूला डायरेक्टली दिखाई दे देता है और आप उसको यूज़ कर लेते हो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फॉर्मूला दिखता नहीं है, तो उसे हम लोग को थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़ता है, थोड़ा समझ कर लेने की पड़ती है। तो अगर पूरे ब्रैकेट को आप कोई अल्फ़ाबेट की तरफ से देख लो तो जल्दी से समझ में आ जाता है। चलो अब देखते हैं, तो ये नेगेशन ऑफ ये कंप्लीट पार्ट पर डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लगेगा। तो सबसे पहले ये नेगेशन इसको जाएगा, फिर यही नेगेशन और को एंड बना देगा, और फिर वापस यही नेगेशन उस ब्रैकेट को भी जाएगा। एक एक स्टेप में हम एक एक स्टेप में हम एक ही काम करेंगे। सारे काम एक साथ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। रीज़न लिख दूंगा डी मॉर्गन्स लॉ। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन मिल चुका है। इस क्वेश्चन में, इस जो स्टेप में देख रहा हूँ मैं, मुझे दो फॉर्मूले लगानी होगी। पहला तो ये नेगेशन, और नेगेशन को कट करने के लिए इन्वॉल्यूशन लॉ है ना। इन्वॉल्यूशन लॉ देखो कैसे। और दूसरा फॉर्मूला दोबारा से मुझे फिर से वही ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डी मॉर्गन्स लॉ वापस याद आ रहा है। खैर, हमें यूज़ तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। या तो तुम उसे ही वैसे ही रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे के स्टेप में कर लेना उसे। तो मैं भी फ़िलहाल एक स्टेप में एक ही काम करता हूँ, इन्वॉल्यूशन लॉ को लगा कर चलता हूँ। तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा इन्वॉल्यूशन लॉ। वैसे अगर आप चाहो तो ये स्टेप पर आंसर रख दोगे तो भी ठीक है,
बट इस स्टेप के आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए करना ज़रूरी भी है। तो मैं यहाँ पर इस नेगेशन और इस ब्रैकेट को वापस डी मॉर्गन्स लॉ की तरह देखता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ में जैसे ब्रैकेट के बाहर नेगेशन लगा होता है तो वो नेगेशन अंदर डाला जाता है, बस उसी प्रकार से इसे भी मैं वही करूँगा। तो देखते हैं। अब ये क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है तो इसे कुछ नहीं करेंगे हम। अब ये नेगेशन को अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी। यही नेगेशन और को एंड बना देगा और यही नेगेशन ऑफ क्यू को जाएगा, तो ऐसा दिखाई देगा। और आप रीज़न तो लिख ही देंगे डी मॉर्गन्स लॉ। अब दोबारा से इन्वॉल्यूशन, नेगेशन जो हटाना है, तो नेगेशन और नेगेशन को हटाने के लिए फिर से इन्वॉल्यूशन लॉ का यूज़ करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो क्वेश्चंस है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, पहले समझ में लेना पड़ेगा कि करना क्या है। तो ये हो जाएगा Q, लिख दोगे इन्वॉल्यूशन लॉ। तो अब इसे हम लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। वैसे तो इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि इधर पे P है, तो मान लो अगर P ट्रू समझ लेता हूँ तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा फॉल्स, एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 या 1 इंटू 0, 0 होता है, यानी फॉल्स इंटू Q। मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट ठीक है, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ ही तक हम छोड़ते हैं और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा रिवर्स ले लो, थोड़ा पीछे जाकर वापस आगे देखो, क्योंकि मैं हर एक स्टेप में फॉर्मूला भी बताया और लॉजिक भी बताया। आप पीछे जाकर वापस देखेंगे तो शायद सारी चीज़ें याद हो जाए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लो और फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं।